हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक में है कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर। मतलब कि ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर के बीच में क्या कंपैरिजन है, यह हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर सबसे पहला में कि ट्रांसफार्म जैसा कि जानते हैं, पिछले सेमेस्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट ना होने के कारण इसको हम स्टैटिक नेचर के नाम से जानते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर को सिंपली बोला जाए तो स्टैटिक मशीन के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए यह ट्रांसफार्मर क्या है, स्टैटिक मशीन है। लेकिन हम इंडक्शन मोटर में जानते हैं कि इसके पास दो पार्ट होता है, एक स्टार्टर होता है, एक रोटर होता है। लेकिन स्टार्टर होता है जो स्टेशनरी पार्ट होता है, लेकिन रोटर जो होता है वो रोटेटिंग नेचर का होता है, मतलब वह जो है रोटेट करता है। इसीलिए रोटेटिंग नेचर का इन्वॉल्व होने के कारण इसको हम इंडक्शन मोटर को, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम रोटेटिंग नेचर के बोलते हैं, मतलब रोटेटिंग डिवाइस ही बोल सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट क्लियर। अब उसी प्रकार सेकंड देखते हैं कि जैसा कि जानते हैं ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़े हैं, पिछला सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफार्मर में जो होता है दो प्रकार के लॉसेस होता है। एक को बोलते हैं कोर लॉसेस, जिसको दूसरा नाम से जानते हैं हम आयरन लॉसेस के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो होता है, एक होता है कोर लॉसेस और दूसरा जो होता है वो कॉपर लॉसेस होता है। एक होता है कोर लॉसेस, एक होता है कॉपर लॉसेस। कोर लॉसेस में जो होता है कि दो दो लॉसेस इंक्लूड होते हैं। पहला को बोलते हैं एडी करंट लॉस और सेकंड को बोलते हैं हाइथेरेसिस लॉस। अगर आप कोर लॉसेस के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर एक पर्सनल वीडियो बना के हम आप लोग के बीच रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए हम लोग जो है केवल टॉपिक वाइज समझते हैं कि आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए जैसा कि जानते हैं कि फ्री ट्रांसफार्मर में केवल दो लॉसेस होता है, एक कोर लॉसेस, एक कॉपर लॉसेस। कोर लॉसेस के में है दो लॉसेस इंक्लूड होते हैं, एक बोला जाता है एडी करंट लॉसेस और सेकंड को बोला जाता है हाइथेरेसिस लॉसेस। ठीक है, इसीलिए लेकिन इसमें और क्या जाना है कि ट्रांसफार्मर में रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसीलिए रोटेटिंग पार्ट नहीं होगा तो फ्रिक्शन लॉसेस भी इसमें नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होता है। लेकिन हम क्या बोलें कि इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग नेचर होने के कारण क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के कारण उसके कारण जो लॉसेस होगा उसी को बोलेंगे फ्रिक्शन लॉसेस इसमें होगा। मतलब इंडक्शन मोटर में फ्रिक्शन लॉसेस होगा। ठीक है, तो दूसरा हम लोग क्लियर। और फ्रिक्शन लॉसेस होगा, साथ ही साथ इसमें क्या होगा, इसमें भी तो स्टार्टर है, इसमें भी तो रोटर है। स्टार्टर कोर होता है, रोटर कोर होता है, इसलिए कोर इसमें भी है, इसीलिए इसमें भी क्या होगा कि कोर लॉसेस होगा, कॉपर लॉसेस भी होगा। इसके मतलब इसमें बोलें थ्री फेज इंडक्शन मोटर में फ्रिक्शन लॉसेस के साथ, फ्रिक्शन लॉसेस क्या है, एडिशनल लॉसेस है। लेकिन जो इसमें हो रहा था लॉसेस वो तो इसमें भी होगा, मतलब कोर लॉसेस इसमें भी होगा, कॉपर लॉसेस भी होगा, और जो है क्या होगा, एक एडिशनल लॉसेस के रूप में फ्रिक्शन लॉसेस भी होगा इसमें। अब हो गया सेकंड क्लियर, कोई भी सवाल नहीं उठना चाहिए। जो है अब जो है हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा में अब जैसा कि जान चुके हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, केवल दो ही लॉस होता है, लेकिन थ्री फेज इंडक्शन में तीन लॉस हो रहा है। इसीलिए अगर ट्रांसफार्मर में मतलब कि लॉसेस कम हो रही है और इसमें लॉसेस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इन थ्री फेज इंडक्शन में लॉसेस ज़्यादा हो रहा है अगर, तो जैसा कि जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस कम हो रहा है तो इसका इफिशियंसी क्या होगा कि इफिशियंसी इसका हाई होगा। लॉसेस कम तो इफिशियंसी हाई। अगर लॉसेस ज़्यादा हो रहा है तो इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। मतलब कि ट्रांसफार्मर के हम बोल सकते हैं इफिशियंसी हाई होता है, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर और इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी जो होगा ट्रांसफार्मर की तुलना में कम होगा, क्योंकि इसमें लॉसेस होने वाला ज़्यादा है, क्योंकि फ्रिक्शनल लॉसेस एक एडिशनल लॉसेस ऐड हो गया है उसमें। ठीक है, इसलिए मेनली बोला जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि डायरेक्ट पूछ जाता है कि इफिशियंसी कितना होता है इसका, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी जो होता है 90 से 95% तक होता है। लेकिन इसका जो बोला जाता है मेनली 80% तक इसका इफिशियंसी बोला जाता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, सॉरी, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का इफिशियंसी लगभग 80% के आसपास में होता है। ठीक है, थर्ड क्लियर। अब हम लोग जानते हैं फोर्थ में कहता है कि इसका रेटिंग होता है केवीएम होता है। ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीएम होता है। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर तो आप पिछले सेमेस्टर में जैसा कि आप पढ़े होंगे कि इसका रेटिंग होता है केवीएम होता है, लेकिन आप नहीं जानते हैं तो आप हमको पिछले मतलब एक वीडियो बना हुआ है, इस पर आप जाके पुनः उस पर जाके पहले देख सकते हैं कि इसका रेटिंग, ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों किया जाता है। इसमें हम ऐड इसीलिए नहीं किए हैं क्योंकि इस वीडियो लंबा हो जा रहा था, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, सो ज़्यादा एमबी का ज़रूरत पड़ता है, इतना हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी बता देते हैं कि इसका रेटिंग जो होता है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में होता है, लेकिन जो है इंडक्शन मोटर का रेटिंग जो होता है वो किलोवाट, एचपी और बीएचपी में होता है। किलोवाट तो आप जान ही रहे हैं, एचपी का जो फुल फॉर्म होता है वो
हॉर्स पावर होता है। bhp का मतलब ब्रेक हॉर्स पावर होता है। 1 hp में बराबर होता है 746 वाट बराबर एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। और एक bhp में होता है 735.5 वाट, इतना वाट होता है। तो आप जैसा कि जान चुके हैं कि 1 नहीं सॉरी 1 hp में होता है 746 वाट होता है, और एक bhp में 735.5 वाट होता है। ठीक है, तो इसका रेटिंग जो है किलो वाट, hp और bhp में किया जाता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का और इंडक्शन मोटर का। और इसका ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो है kVA किया जाता है। ठीक, इतना क्लियर। अब जो है फिफ्थ में क्या बोलता है कि द पाथ फॉर फ्लक्स इज लो रिलक्टेंस। देखिए आप यहाँ पर मज़ेदार वाली बात यह बताते हैं कि जो ट्रांसफार्मर, जैसा कि हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं फिगर जो है क्या किसका ट्रांसफार्मर का फिगर आप लोग के सीन हो रहा है यहाँ पे। तो इसको बोलते थे कोर, हम लोग बोलते थे। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर का कोर है जो कि सिलिकॉन स्टील के बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है? सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहता है। सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहता है। सिलिकॉन स्टील के जैसा कि जानते हैं हम लोग, इसका परमेबिलिटी क्या होता है कि इसका म्यू जो होता है वो हाई होता है, काफ़ी हाई होता है। जब परमेबिलिटी हाई होगा तो इसका रिलक्टेंस क्या हो जाएगी? इसका रिलक्टेंस कम होगा। इसीलिए जो है इसका मैक्सिमम फ्लक्स जो फाई जो डेवलप हो रहा था, मेन फ्लक्स जो है सारा का सारा फ्लक्स इसके साथ सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर जा रहा था। लेकिन और इसको जो है बहुत कम फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रहा था, लेकिन मैक्सिमम फ्लक्स लिंक कर रहा था सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू। ठीक है, क्योंकि इसके बगल में जो है एयर होता है, एयर के परमेबिलिटी जो होता है सिलिकॉन स्टील की तुलना में कम होती है। अब जब कम होगी तो यह जो है लो रिलक्टेंस फ्लक्स जो होता है लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करता है। और ट्रांसफार्मर में जो कोर बना हुआ रहता है सिलिकॉन स्टील के बना हुआ रहता है, सिलिकॉन स्टील की परमेबिलिटी हाई होती है। ये हाई होगा तो रिलक्टेंस इसका कम होगा, इसीलिए फ्लक्स जो है मैक्सिमम फ्लक्स जो है इस कोर के थ्रू चला जाता है, बल्कि एयर गैप में ना आके हुए। लेकिन फिर भी बहुत कम मात्रा में फ्लक्स इसके साथ क्या होता है, लीक कर जाता है। मतलब वह फ्लक्स कोई भी यूजफुल फ्लक्स नहीं होता है। जो यूजफुल फ्लक्स होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक करती है, ठीक है, वो फ्लक्स। तो यहाँ पे वही बोला जाता है कि जो ट्रांसफार्मर में जो पाथ फ्लक्स के लिए, मेन फ्लक्स के लिए जो पाथ प्रोवाइड किया जाएगा वो उसके पास लो रिलक्टेंस होता है। लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि जो मोस्टली फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक कर जाती है, और लिंक कर जाता है इसका मतलब यूजफुल फ्लक्स होगा, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा। लेकिन वही जो है बोला जाता है कि इंडक्शन मोटर में जो फ्लक्स मेन फ्लक्स जो प्रोवाइड किया, मेन फ्लक्स का पाथ जो प्रोवाइड किया जाता है उसके पास जो हाई रिलक्टेंस होता है। क्यों? देखिए यहाँ पर बना हुआ फिगर कि यहाँ पर क्या होता है कि इसके पास जो वाइंडिंग किया हुआ रहता है, स्टार्टर के पास 3 फेज वाइंडिंग किया हुआ रहता है, उसको सप्लाई देते हैं, इस पर वाइंडिंग किया हुआ रहता है 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिसको रोटर बोलते हैं। ये रोटर है, दोनों पे 3 फेज वाइंडिंग किया हुआ रहता है। जब इस पर हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि इसमें करंट आएगा, फ्लक्स सेटअप करेगा, जो कि किसके थ्रू, ना कि हम इसके थ्रू, इसमें एयर के थ्रू क्या होता है कि इसमें जाता है, फ्लक्स जाता है, रोटर के पास जाता है। यह इसका फ्लक्स जो है एयर के थ्रू जाता है। एयर की जानते हैं कि इसका परमेबिलिटी जो होता है कम होता है, इसका परमेबिलिटी कम होता है, इसके लिए इससे रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रिलक्टेंस हाई हो जाएगी। इसीलिए जो है मोस्टली फ्लक्स जो है एयर में क्या कर जाता है, लीक कर जाता है, मतलब ज़्यादा फ्लक्स यूजफुल नहीं होता है। इसीलिए इसको जो है मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है। सेम ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर के सेम रेटिंग के बात करें तो इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक करंट की आवश्यकता पड़ती है फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए यहाँ अभी बात आप समझ चुके होंगे कि ट्रांसफार्मर में जो मेन फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड किया जा रहा है उसका लो रिलक्टेंस होगा, क्योंकि उसका कोर जो बना हुआ रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसके लिए जो पाथ होता है वो सिलिकॉन स्टील के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पर जो फ्लक्स के लिए जो पाथ प्रोवाइड किया जाएगा वो एयर के थ्रू पास होता है। और यहाँ पर जो है एयर, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एयर जो होता है वो कम से कम रखते हैं, क्योंकि जब कम रहेगा तभी ना मैक्सिमम फ्लक्स इसके पास लिंक करेगा। इसलिए हम लोग जो है प्रयास करते हैं कि कम से कम एयर है, स्टार्टर रोटर के बीच जो एयर होता है वो बहुत कम रहे, ताकि है मैक्सिमम फ्लक्स इसके साथ लिंक कर जाए, ना कि लीक करे। ठीक है, तो ये आप क्लियर हो गया। अब उसके बाद जानते हैं कि इसका, हाँ, तो इसमें यह भी क्लियर हो गया होगा कि आपका कि लीकेज फ्लक्स लो होता है इसके पास। ट्रांसफार्मर में जैसा कि बताएं इसके पास कि इसका फ्लक्स कम लीक करेगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स जो है इसके साथ लिंक कर जा रहा है। मैग्नेटिक पाथ अगर इसका परमिलिटी हाई है और इस परमिलिटी हाई है तो इसका मतलब फ्लक्स लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कर रहा है। और इसका परमिलिटी क्या है कि हाई है, ये बगल में एयर है तो एयर के परमिलिटी हाई होता है, तो इसका रिलक्टेंस क्या होगा कि एयर का परमिलिटी कम होता है, एयर का परमिबिलिटी कम होता है, तो इसका रिलक्टेंस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इसीलिए जो है इसमें बहुत कम फ्लक्स लीक करेगा, मैक्सिमम फ्लक्स इसके थ्रू चल जाएगा। इसलिए अब ट्रांसफार्मर में जो होता है वो क्या होता है कि लीकेज फ्लक्स कम होता है, लीकेज फ्लक्स कम होगा, लेकिन वही लीकेज फ्लक्स इसके एयर में लीकेज फ्लक्स ज़्यादा कर जाती है।
मतलब ट्रांसफार्मर की तुलना में इसके में लीकेज फ्लक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है इंडक्शन मोटर में। ठीक है, एक क्लियर हो गया। अब जो है बोलते हैं कि वेट ऑफ सेम रेटिंग। जैसा कि जानते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर की बात करें, एक इंडक्शन मोटर की बात करें, वही दोनों सेम रेटिंग की बात करें कि नहीं इसको भी इतना रेटिंग के लिए बनाया जा रहा है, इसको भी इतना रेटिंग के लिए बनाया जा रहा है, तो इसका ट्रांसफार्मर का रेटिंग वेट जो होगा सेम रेटिंग के लिए वो कहीं ना कहीं हाई होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में। मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर और इंडक्शन मोटर का वेट जो होगा वो कम होगा सेम रेटिंग पे। अब जो है क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं वाइंडिंग। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको वाइंडिंग के बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन पढ़ना चाह रहे थे, इसलिए एक जगह सार के रूप में, एक सारांश के रूप में हम लोग जो है एक जगह इसको लिख दिए हैं, इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी कंपेरिजन में आ जाता है कि इसका जो वाइंडिंग जो होता है, ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग किया जाता है वो कंसनट्रेटेड वाइंडिंग होता है। इस पर जो होता है लिंब में जो वाइंडिंग किया हुआ रहता है वो जो कंसनट्रेटेड वाइंडिंग होता है। लेकिन वही जो होता है कि अथी में बोला जाए, मोटर में बोला जाता है, मोटर में जो वाइंडिंग किया हुआ रहता है स्टार्टर पे, और इस पे जो वाइंडिंग किया हुआ रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है। कौन सा वाइंडिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है। इस पे जो वाइंडिंग किया हुआ रहता है वो थ्री फेज, इस पे थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगा। इसको हम लोग डिस्कस में पढ़ेंगे आगे, बहुत मज़ा आएगा। अब जो है एक लास्ट बच गया, वो है क्या है कि ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो जो होगा 4.44 एफ इंटू एन होगा। यह जो है ट्रांसफार्मर में होने वाला ईएमएफ जनरेट वह उसका इक्वेशन है। यह जो है आप लोग ट्रांसफार्मर में अच्छी तरीक़ा से पढ़ चुके होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में तो आप बोलिए, हम पर्सनल इस पर एक वीडियो बना के अपलोड जरूर करेंगे। इससे हम मेरा भी रिवीजन होगा और आपका भी मदद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता दें कि ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है, उसका वैल्यू जो होता है 4.445 एम एफ इंटू एन, जहाँ पर 5 एम जो होता है वो मेन फ्लक्स होती है, एफ जो होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स होता है। अगर प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स N1 हो जाएगी, और वही सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स N2 हो जाएगी। उसके अनुसार उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन वही अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर और इंडक्शन मोटर की अगर बात करें तो वहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो गौर से सुनिएगा, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा सही से, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं इसी पे वीडियो बनाता हूँ। तो इसका जो ईएमएफ जो इंडक्शन मोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो 4.44 एन इंटू 5 एम इंटू एफ इंटू के डी इंटू के पी। ठीक है, थोड़ा लंबा है लेकिन आप बहुत ईजी है, इसके बारे में फिर से बताएंगे कि इंडक्शन मोटर में ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, बहुत चीज़ इस पर पढ़ना है। सो फिर से रिपीट कर दें कि इंडक्शन मोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 4.44 एन इंटू 5 एम इंटू एफ इंटू के डी इंटू के पी, जहाँ पे 4.44 कॉन्स्टेंट है, एन हो गया क्या हो गया नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, और 5 एम हो जाएगा मेन फ्लक्स हो जाएगी, एफ हो जाएगी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और के डी जो होगा वो क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा, और के पी जो होगा क्या होगा, पिच फैक्टर होगा। इतना आपको हम बता दें। एट लास्ट आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।